अभी भी कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है, पूरी तरीके से रिकवरी हुई नहीं है। आगे देखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया हैज रिबाउंडेड फ्रॉम द लोज ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल विद बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड इंडिकेटर्स एग्जिबिटिंग अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया इन इंडिया, भारत में हैज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखकर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब्जेक्ट है। और ये एक्सरसाइज तो आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे करते ही हैं। हम लोग देखते रहते हैं कि मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ सब्जेक्ट्स को और उसके हिसाब से हम वर्ब को सर्च करते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको इस एडिटोरियल में भी करना है, ये खुद से कर लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, आर्थिक क्रिया जो है भारत में हैज़ रीबाउंडेड, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी ने रीबाउंड किया है। रीबाउंड का मतलब होता है क्या, बाउंस बैक करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिबाउंड करने का मतलब है बाउंस बैक करना। बाउंस बैक का मतलब इकोनॉमी जैसे कि नीचे धड़ाम से गिर गई थी कोविड-19 के चलते कहें, उससे पहले भी हालांकि बुरे दौर में ही थी और उसके बाद में ये जो लॉकडाउन लगा उसके कारण, लेकिन अभी बाउंस बैक का मतलब ये है कि धीरे धीरे इसने उठना शुरू कर दिया है, फिर से मतलब ऊपर की ओर रुख जा रहा है, उसको बोलते हैं रिबाउंड करना। तो पहला वर्ड आज के एडिटोरियल का नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भारत में है उसने मतलब बाउंस बैक किया है फ्रॉम द लोज। कहाँ से बाउंस बैक किया है, निम्नतम स्तर से। जैसा कि मैंने कहा कि निम्नतम स्तर में थी ये। लोज लेवल जो है ना, लेवल जो लो होता है उसके लिए कहा गया है। ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल, वो लेवल की बात कर रहा है जो ऑब्जर्व किया गया था, जो कि देखा गया था किस महीने में, अप्रैल के मंथ में। विद बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड इंडिकेटर्स एग्जिबिटिंग स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स। और अब कारण बता रहा है लेखक कि भाई जस्टिफाई कर रहा है कि ये रिबाउंड किया है तो कैसे किया है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि बाजार थोड़ा सा बूम कर रहा है, बाजार में थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिला है। क्या हुआ ऐसा, तो यहाँ कारण है कि दोनों साइड्स जो हैं, डिमांड और सप्लाई साइड, मांग और पूर्ति का जो क्षेत्र है, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ दर्शा रहे हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करने का मतलब दर्शाना, तो ये दर्शा रहे हैं स्टीडी इंप्रूवमेंट, एक धीरे धीरे एक स्थिर इंप्रूवमेंट कह सकते हो, इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स, मतलब बाद वाले महीनों में। सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टरवर्ड्स कह सकते हो। सब्सिक्वेंट इसलिए है क्योंकि अप्रैल की बात हम कर रहे थे, तो अप्रैल के बाद के महीने मई और जून की बात ये कर रहा है। तो कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी ने थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक किया है, जो निम्नतम स्तर था वहाँ से उठना शुरू कर दिया है। अप्रैल में जैसा कि ऑब्जर्व किया गया था कि निम्नतम स्तर पे थी, उसके बाद के महीनों में डिमांड और सप्लाई साइड के जो इंडिकेटर्स हैं वो दर्शा रहे हैं कि स्टीडी इंप्रूवमेंट यहाँ पे है, धीरे धीरे लगातार यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहाँ पे भारतीय जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी बूम कर रही है कह सकते हो, या इंप्रूवमेंट उसमें देखने को आ रहा है। अब थोड़ा सा देखिए विरोधाभास है। बट वाइल द वर्स्ट मे बी वेल बी ओवर, even as the normalization of economic activities to pre-COVID levels is far from done, there are indications of a plateauing at relatively lower levels। लेकिन कह रहा है कि यद्यपि जो सबसे खराब दौर है में वेल बी ओवर, हो सकता है कि वो खत्म हो गया हो। इवन एज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये भी हो सकता है कि जो आर्थिक क्रियाओं के आप बात ऐसे करने लग गए हो कि नॉर्मलाइजेशन कब तक आ जाएगा, ये बात भी आपके दिमाग में आने लग गई हो। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है। इवन एज द, इवन का मतलब भी होता है, इवन एज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आर्थिक क्रियाएं हैं उनका जो नॉर्मलाइजेशन है उस वो जैसे है टू प्री कोविड लेवल्स, वो हो सकता है कि प्री कोविड लेवल्स तक चला गया हो, जब कोविड बीमारी नहीं थी, जब कोरोना का प्रभाव नहीं था, उस स्तर पे जो इकोनॉमी थी उसकी बात भी सोचने लग गए हो। हालांकि थोड़ा सा दूर है, इज स्टिल फार फ्रॉम डन, वो अभी दूर है। फ्रॉम डन का मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी इतना हम, लेकिन हम सोचने लग गए हैं कि थोड़ा सा दूर ही है। लेकिन कह रहा है कि देयर आर इंडिकेशंस, ऐसे संकेत हैं ऑफ ए प्लेटोइंग। प्लेटो का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचकर स्थिर हो जाना। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर जाकर स्थिर हो गया, उसको बोलते हैं प्लेटो। एट रिलेटिवली लोअर लेवल्स, ये हमने द हिंदू में भी डिस्कस किया था कि रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली दो चीज़ें होती हैं। इन दोनों के साथ में डिग्री पॉजिटिव आती है, दोनों ही ग्रामर के दृष्टिकोण से तो गलत है, लेकिन न्यूज़पेपर में देखो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर गलत है, मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम प्रणाली गलत है। एग्ज़ाम में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ही आज तक पूछे जाते हैं, उसमें भले ही कुछ भी इंप्रूवमेंट हो गया हो। तो आपको तो याद रखना है कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ में डिग्री पॉजिटिव का प्रयोग किया जाएगा, तो लोअर के स्थान पर लो का प्रयोग होगा। तो कहना क्या चाह रहा देखिएगा, तो कह रहा है कि यहाँ पे वाइल दे रखा है, तो वाइल का मतलब हो गया कि एक क्लोज तो यहाँ तक का है, दूसरा क्लोज देयर से स्टार्ट होके और यहाँ तक का है। यद्यपि जो सबसे खराब दौर है हो सकता है कि वो खत्म हो गया हो। इवन एज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू प्री कोविड लेवल्स इज स्टिल फार फ्रॉम डन।
तो सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, और ये बात आप मान रहे हो उस कंडीशन में भी कि जो नॉर्मलाइजेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इवन एज मतलब चाहे भाई आपने कह दिया, आप कह रहे हो कि सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। हालांकि सबसे बुरे दौर की जब आप बात करते हो ना, तो यहाँ पे आगे लेखक ने कहा है चाहे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका जो सामान्य होने की प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने की प्रक्रिया है वो अभी दूर है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी आप ये मान रहे हो कि आर्थिक जो सबसे खराब दौर था वो गुजर चुका है। फिर भी भाई यहाँ पे जो अगर इवन से लेकर यहाँ तक का पार्ट में नहीं भी करता तो भी कोई खास बात नहीं थी, थोड़ा सा एडिशनल परिचय था। बाकी यहाँ पे वाइल से लेकर ये समझ में तभी आएगा जब बट से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे और देयर से लेकर यहाँ लेवल्स तक पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यद्यपि सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है, फिर भी ऐसे संकेत हैं। अब देखो देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगता है तो इंडिकेशंस को देखकर यहाँ पे आर का प्रयोग है, इंडिकेशंस प्लूरल है, आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो ऐसे संकेत हैं ऑफ ए प्लेटोइंग। प्लेटोइंग का मतलब बताया कि किसी पर्टिकुलर लेवल पर स्थिर हो जाना, कि इकोनॉमी जो है उसके कोई ऐसे संकेत की बात करें कि प्लेटोइंग के जो संकेत है एट रिलेटिवली लोअर लेवल्स। तो ऐसे संकेत हैं कि इकोनॉमी अभी भी जो है, अगर हम बात करें कि एकदम स्थिर हो गई है, कि एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच गई है, ऐसा नहीं है। ये संकेत अभी भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम है ना, ये बात करना चाह रहा है। बीच में इसने कहा इवन एज से, वो ये कहना चाहता है कि आप कह रहे हो कि सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है, चाहे इकोनॉमी ने पिछला वो जो लेवल था, जो कि कोविड-19 आने से पहले का जो लेवल था वो प्राप्त नहीं किया है, उससे बहुत दूर है, उसके बावजूद भी आप ऐसा सोचते हैं। ऐसा थोड़ा सा एडिशनल परिचय इसने दिया। आगे देखिएगा, 10 द गवर्नमेंट्स ऑप्टिमिस्टिक टॉक ऑफ ग्रीन शूट्स नीड्स टू बी टेम्पर्ड विद अ डोज ऑफ हार्ड रियलिटी। 10 का मतलब इस प्रकार से, जब कंक्लूजन बताना होता है तो आप करते हो यूज 10 का। तो इस प्रकार से द गवर्नमेंट्स ऑप्टिमिस्टिक टॉक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादितापूर्ण, और ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है वो करते हैं पैसिमिस्टिक। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार से गवर्नमेंट की जो आशावादितापूर्ण बातें हैं, बड़ा ही आशावादितापूर्ण का मतलब है कि भविष्य में अच्छा ही देखने को मिलेगा, ऐसी बातें जो हैं। ग्रीन शूट्स का मतलब होता है रिकवरी होना, आर्थिक वृद्धि होने को। अगर ये ग्राफ नज़र आता है आपको इस प्रकार से, या फिर आपको इस प्रकार से नज़र आता है, कुछ भी मतलब बढ़ता बढ़ता नज़र आता है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रीन शूट्स हैं, इकोनॉमिक रिकवरी है। तो गवर्नमेंट की जो बातें हैं, ऑप्टिमिस्टिक टॉक हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलेगी, उन बातों को यहाँ पे नीड्स टू बी टेम्पर्ड, उनको टेम्पर किए जाने की आवश्यकता है, उन बातों को रिड्यूस किए जाने की आवश्यकता है, उन बातों को कंट्रोल किए जाने की आवश्यकता है। कारण है विद अ डोज ऑफ हार्ड रियलिटी। इस डोज के साथ, डोज का मतलब मात्रा होती है, हार्ड रियलिटी का मतलब कठोर वास्तविकता है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कठोर वास्तविकता को देखते हुए ज़्यादा यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक रिकवरी की जो बात आप कर रहे हो, थोड़ा रियलिटी देखकर बात करो कैसा होगा कि नहीं। आगे देखिएगा, On the consumption side, GST collections have risen from 32,300 crore in April to 91,000 crore in June। तो कह रहा है ऑन द कंजम्पशन साइड, उपभोग साइड की अगर बात करें, कंजम्पशन साइड का मतलब उपभोग साइड, कंजम्पशन का मतलब उपभोग होता है, तो उपभोग साइड की अगर बात करें, जीएसटी कलेक्शंस ऑफ रीजन फ्रॉम 32,300 करोड़। तो जीएसटी का कलेक्शन जो है वो बढ़ चुका है, कितना हो चुका है, 32,300 करोड़ था अप्रैल में। ठीक है, ये जो रीजन है ये राइज की थर्ड फॉर्म है। राइज, रोज और रीजन होता है, और ये हमने पिछले सेशंस में काफ़ी बार डिस्कस की है इस चीज़ को। नया बच्चा कोई है तो समझिएगा, एक रेज है तो रेज की सेकंड फॉर्म बनती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है रेज्ड। रेज का मतलब बढ़ाना होता है, राइज का अपने आप उठना या बढ़ना होता है। तो अगर उपभोग साइड की बात करें तो जीएसटी कलेक्शंस जो है बढ़ा है, अप्रैल में था इतना कलेक्शन, और कह रहा है जून के अंदर कलेक्शन हो गया 91,000। उपभोग में भी ठीक है, और अपना जो देखा था ऊपर डिमांड सप्लाई साइड, वहाँ भी ठीक ही थी रिपोर्ट। वाइल पार्ट ऑफ द राइज इन द जून कलेक्शंस मे बी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट्स फॉर अ प्रीवियस मंथ। कह रहा है कि यद्यपि वाइल जब दो क्लोज को जोड़ता है, कंजंक्शन का काम करता है, ये देखिए दो क्लोज है यहाँ पे, तो इसका मतलब यद्यपि निकाल सकते हो, और बीच वाले सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर भी का मीनिंग ले सकते हो। तो यद्यपि जो जून के महीने में इतना कलेक्शन हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, द पार्ट ऑफ द राइज मतलब इसका एक आंशिक भाग जो है ना बढ़ोतरी का, जून के कलेक्शंस में हो सकता है कि ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ये हो सकता है कि पिछले महीने के पेमेंट्स के कारण ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो यद्यपि जो बढ़ोतरी है जून के कलेक्शंस में, जून वाले महीने में जो कलेक्शंस हुए हैं उनमें जो बढ़ोतरी है उसका कुछ हिस्सा जो है हो सकता है कि उसका कारण हो पिछले महीने के पेमेंट्स। फिर कह रहा है द शार्प राइज इन ई वे बिल जनरेशन,
तो फिर कह रहा है शार्प राइज। दूसरी यहाँ पे काम हो सकता है किस आधार पर, यहाँ पे जून के महीने में 91,000 हुए। ई वे बिल जनरेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। शार्प राइज मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, शार्प जहाँ लगता है इसका मतलब काफ़ी तेज़ यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है ई वे बिल जनरेशन में। जनरेशन का तो उत्पन्न होना, ई वे बिल काफ़ी ज़्यादा बने हैं। अब ये ई वे बिल क्या होता है, ये जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए आप समझते हैं ट्रक वगैरह सामान ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें अगर कोई सामान की जो मूल्य है, वैल्यू है 50,000 से अगर अधिक है तो उस पर फिर ई वे बिल बनता है उसका, ठीक है। तो ये जीएसटी के दायरे में आता है, तो इसलिए ई वे बिल कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और सिग्नल्स पिकअप इन एक्टिविटी, ये मतलब संकेत देता है, सिग्नल संकेत देता है पिकअप का मतलब बढ़ोतरी हुई है एक्टिविटी में, ठीक है। ई वे बिल जनरेशन for intra-state movement of goods in June was down only 7.9% over the same period last year, while interstate collections were down about 20%, signaling a sharp rebound in interstate movement post the easing of travel restrictions. ई वे बिल जनरेशन की बात कर रहा है कि ई वे बिल जो जनरेट हुए हैं फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हम पढ़ चुके थे। इंट्रा स्टेट का मतलब तो एक ही स्टेट के भीतर, और इंटर स्टेट का मतलब है एक से दूसरे राज्य में जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि ई वे बिल जनरेशन जो है इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए इन जून वॉज डाउन ओनली 7.9% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो कह रहा है पिछले साल से अगर तुलना करें, है ना, तो उस साल से तुलना करेंगे तो इतना ही कमी आई थी इसमें ई वे बिल जनरेशन में जून की अगर बात करें। वाइल इंटर स्टेट कलेक्शंस, जबकि इंटर स्टेट कलेक्शंस जो है एक से दूसरे राज्यों में जो जा रहे थे ट्रक, और उनसे जो ई वे बिल जनरेट हो रहे थे वो मतलब कितने कम थे पिछले साल की तुलना में। इसी समय के दौरान 20% तक की कमी उनमें थी। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात इसने की है कि ई वे बिल जनरेशन क्या है। मैंने समझाया कि अगर सामान, कोई ट्रक में सामान है, 50,000 से अधिक का सामान है, तो उसका ई वे बिल बनता है, ठीक है, पर्ची कटती है मतलब। तो इसमें कहा है कि इंट्रा स्टेट जो गुड्स का मूवमेंट हुआ है उसकी बात करें तो कलेक्शन 7.9% कम हुआ है पिछले साल जून में देखेंगे तो उसकी तुलना में। और अगर इंटर स्टेट की बात करें, एक से दूसरे राज्य में जाना, चूँकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट था, कर्व था, तो एक से दूसरे राज्यों में जाना आसान नहीं था, इसलिए यहाँ पे इसमें 20% की कमी दर्ज की गई। सिग्नलिंग ए शार्प रिबाउंड इन इंटर स्टेट मूवमेंट पोस्ट द ईजिंग ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। तो कह रहा है कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के बाद, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को आसान करने के बाद, ईजिंग का मतलब आसान करना, रिलैक्सेशन देना, तो जब छूट दी गई कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, तो उसके बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, उसके बाद में जो इंटर स्टेट मूवमेंट हुआ, इंटर स्टेट का मतलब एक से दूसरे राज्य में जो मूवमेंट हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल था, ये संकेत दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ही मतलब ये लॉकडाउन हटाया गया, जैसे ही इंटर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस जो थे मूवमेंट का उसको हटाया गया, उसके बाद में समझ में आ गया कि रीबाउंड काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसी कारण से कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जून में देखने को मिला था। बात समझ में आई? आगे कह रहा है प्रोडक्शन साइड की बात करें तो कह रहा है प्रोडक्शन साइड, उत्पादन वाले साइड में द पीएमआई मैन्युफैक्चर इंडेक्स हैज़ रीजन टू 47.2 इन जून। तो जून में ये जो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स का नाम है, ये बढ़ी है कहाँ तक, 47.2% तक बढ़ी है जून में, ठीक है। पीएमआई जो प्रोडक्शन इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, निर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है अब ये, तो ये यहाँ तक बढ़ गई है। फिर कह रहा है इंचिंग क्लोजर, इंचिंग में थोड़ा सा इसने मतलब थोड़ा सा नज़दीक पहुंच गई है, इंच क्लोजर धीरे धीरे नज़दीक पहुंचना, 50 के मार्क के नज़दीक पहुंच, 47.2 है, 50 नज़दीक किया गया। दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जो मतलब यहाँ पे डिस्टिंग्विशेस, 50 का मार्क अगर आ जाता है तो डिस्टिंग्विशेस का मतलब अंतर पैदा कर देता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में। संकुचन कितना हुआ, फैलाव कितना हुआ, एक्सपेंशन का फैलाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन का संकुचन होता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है, उसको अंतर मतलब बता देता है। समझ गए? 47.2 आ गया तो ये 50 के मार्क के नज़दीक है, तो इसे समझ जाओ कि यहाँ पे संकुचन जो है वो 53 पॉइंट कुछ हुआ होगा, और फैलाव जो है वो 47 पॉइंट कुछ हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। सिमिलरली पावर डिमांड हैज़ पिकड अप, इसी प्रकार से पावर डिमांड भी बढ़ी है, पिकअप का मतलब बढ़ी है, ऊपर उठी है। एज हैव ई टोल कलेक्शन, और ऐसे ही ई टोल कलेक्शंस भी बढ़े हैं, ठीक है। ई टोल कलेक्शन मतलब टोल कलेक्ट करना, टोल कलेक्ट करना है, रोड का यूज़ कर रहे हो आप, टोल मांगते हैं रोड पर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली टोल, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल मांगते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ों से
टोल जमा किया जाता है, उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। तो कह रहा है द सर्विसेज सेक्टर, अब सेवा क्षेत्र की बात करें, दो कंटिन्यूज टू फेयर पुअरली, यद्यपि सेवा क्षेत्र जो है वो मतलब लगातार बुरा ही परफॉर्म कर रहा है। ये फेयर का मतलब परफॉर्म करना है, ये लगातार बुरा परफॉर्म कर रहा है, ख़राब परफॉर्म कर रहा है। ये बाकी में ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है और डिमांड सप्लाई भी ठीक है, कंजम्पशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक ही ठीक बात की है। अभी ये जो सेवा क्षेत्र है यहाँ पे खराब परफॉर्म कर रहा है, सजेस्टिंग ए टू पेस्ड रिकवरी, मतलब संकेत कर रहा है कि यहाँ पे ज़रूरत है दोगुने रफ्तार की। टू पेस्ड का मतलब दोगुने गति से रिकवरी करने की ज़रूरत है। देयर आर ऑल्सो साइंस ऑफ हेल्दी रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देयर से स्टार्ट है फिर से, तो फिर से इन्वर्जन है, देख सकते हैं आप आर का प्रयोग है वो ऑल साइंस को देख कर है। तो कह रहे हैं देयर आर ऑल्सो साइंस ऑफ हेल्दी रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हेल्दी रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के साइंस भी हैं, ठीक है, मतलब रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ के साइंस भी हैं, ग्रामीण आर्थिक वृद्धि के कुछ संकेत भी हैं। विद एरिया अंडर खरीफ सोइंग सीइंग एन इंक्रीज, विद एरिया अंडर खरीफ, तो जो मतलब कह रहा है कि वो क्षेत्र जहाँ पे खरीफ की बुआई हो रही है, खरीफ का मतलब हो गया मानसून क्षेत्र, मानसून सीजन के अंदर जो फसल बोई जाती है वो खरीफ है, रबी की फसल विंटर सीजन में बोई जाती है। तो जहाँ जहाँ पे खरीफ की फसल बोई गई है उन क्षेत्रों की बात है, सीइंग एंड इंक्रीज, वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स, इनकी बिक्री भी बढ़ी है, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स की। बैरोमीटर्स रूरल डिमांड, ये बैरोमीटर का मतलब एक प्रकार से वैसे दाब मापी होता है, प्रेशर को मापता है बैरोमीटर, और वैसे यहाँ पे मापक कह सकते हो, मेजरमेंट का तरीका कह सकते हो। तो ये बैरोमीटर है रूरल डिमांड का, तो ये भी बढ़े हैं। हैव रीजन का मतलब, ये हैव रीजन जो है ये सेल्स के लिए आ रहा है, सेल्स को देखकर वर्ब हैव है, रीजन बढ़ी है, ये भी डिमांड। तो यही आप डिस्कस करेंगे। एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बचा हुआ है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम इतना कम है मेरे पास, कुछ क्लासेस भी हैं, है ना, मैंने जैसे कि बताया भी होगा शायद, कुछ क्लासेस लग रही हैं, रीट और RAS, रीट, पटवार, इनकी कुछ क्लासेस किसी एक प्लेटफॉर्म पे मैं ले रहा हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, इसलिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। बस रेगुलरिटी के बेसिस को लेकर, रेगुलरिटी रहनी चाहिए आपकी, अब लगातार पढ़ते चले मेरे साथ, इसी उद्देश्य से मैं रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। आप लोग बस लगातार बने रहें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको भविष्य में मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको ज़रूर से हमें ताली बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए, उन लोगों का मतलब अभिनंदन करना चाहिए, काफ़ी अच्छे प्रयास हैं उनके आपके लिए, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं खुद के लिए भी, और ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं ज़रूर से आगे जाते हैं, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव रहा है। चलिए बात करें उन स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले आपके सामने दीपा